फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है इसको रेगुलर बेसिस पे कवर करते हैं, जिससे कि आपके जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकें। और इसके साथ ही देखिए, जो यहाँ पर आपको केस स्टडीज़ वगैरह मिल जाती हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन में, उसका आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर देने में। खास करके जो आपका पेपर 2 होता है वहाँ पर आपको अपने आंसर में केस स्टडीज़ लिखने के लिए भारत के बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो देखिए, एक प्रॉब्लम ये आई थी कि पिछले कुछ समय से मैं आपको जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है इसकी क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पाया था, जिसकी वजह से आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी की क्लास मिस हुई थी। तो सबसे पहले तो आज हम लोग नवंबर की क्लास को कवर कर लेंगे, इसके तुरंत बाद आपको दिसंबर की क्लास मैं प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बाद जनवरी की क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे अभी तक जो भी हम लोगों का मिस हुआ था वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और फिर से हम लोग एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। अभी फरवरी का मंथ चल रहा है तो मार्च में जो है आपको फरवरी की भी क्लास मिल जाएगी, क्योंकि जो फरवरी की मैगजीन है वो फरवरी लास्ट में हमको अवेलेबल होगी, तो मार्च में इसकी क्लास आपको मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो केवल एक ज्वालामुखी है जिसकी आपको लोकेशन याद रखना है। नाम है इसका कंबरविएजा। तो ये जो कंबरविएजा ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, इसका संबंध है आपके स्पेन देश से। यानी कंबरविएजा जो ज्वालामुखी है वो स्पेन का एक आइलैंड है, कनारी आइलैंड। कनारी आइलैंड पे है ला पाल्मा आइलैंड। तो ला पाल्मा आइलैंड के ऊपर कंबरविएजा ज्वालामुखी है। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। स्पेन के अधिकार में आ गया आपका कनारी आइलैंड, कनारी के अंतर्गत ही आ गया ला पाल्मा। यानी कि जब कनारी पे स्पेन का अधिकार है तो जाहिर सी बात है जो ला पाल्मा है इस पे भी स्पेन का अधिकार होगा, और ला पाल्मा में है आपका कंबरविएजा ज्वालामुखी। तो ये जो कंबरविएजा ज्वालामुखी है ये अभी हाल में सक्रिय हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को दूसरी जगह पर बसाना पड़ा था, क्योंकि जो लावा का फ्लो है उसकी वजह से वहां पर जो स्थान थे, जो सेटलमेंट थे वो नष्ट होने वाले थे, तो लोगों को दूसरी जगह पर ले जाना पड़ा। एक छोटी सी बात और है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्पेन के ही एक पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने सुझाव दिया था कि जो कंबरविएजा का ज्वालामुखी का जो लावा फ्लो है उसकी डायरेक्शन को बदल दिया जाए बम के विस्फोट के माध्यम से। यानी कि कुछ बमों का विस्फोट वगैरह इस तरह से कराया जाए कि जो लावा का फ्लो पैटर्न है वो डाइवर्ट हो जाए, उसका रास्ता बदल जाए। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि जो ज्वालामुखी का मुख है उसको ढक दिया जाए, जो मलबा होता है, जो डेब्रिस होता है, उससे ज्वालामुखी के मुख को ढक दिया जाए। हालांकि इसके ऊपर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, तो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन घटना को पूरा करने के लिए मैंने आपको जो इसका रेफरेंस है वो भी बता दिया। अब देखिए, आप सभी लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप अपने ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। सपोज आप 300 के आसपास स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई बार लोगों को एक डाउट हो जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती और उससे सच पूछिए तो काम भी नहीं बनता है। आपको क्या करना होता है, जो एक टॉपिक है आपको सीखना पड़ता है कैसे उसको बहुत सारी अलग अलग जगह पर यूज़ करें। जैसे आपने एक ये टॉपिक मान लीजिए अभी पढ़ा और फिर आप इस चीज़ में सक्षम हैं कि कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस में आप इस टॉपिक का इस्तेमाल कर पाएँ, तो फिर क्या होगा, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है उसको आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होंगे। जैसे कि अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको एक तो आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि जो अच्छी क्वालिटी के बीज डेवलप किए जाते हैं उनका क्या फ़ायदा है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इस पूरे टॉपिक को यूज़ कर पाएंगे, यानी कि बीजों में सुधार के ऊपर। दूसरा, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ये जो पराली वगैरह जलाए जाने से जो धुआं उत्पन्न होता है और इससे फिर दिल्ली वगैरह में जो प्रदूषण होता है, इस समस्या का हल करने के लिए कौन कौन से उपाय संभव हैं, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे इस पूरे टॉपिक का। इसके साथ ही अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो वाटर का यूज़ होता है वो कृषि में होता है, तो कृषि में पानी का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, पानी की बचत कैसे की जा सकती है। तो इस टॉपिक में भी, या फिर कह लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में भी आप इस टॉपिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं।
देखिए हम सब जानते हैं कि भारत में जो धान की खेती है वो बड़ी मात्रा में होती है। अब देखिए जब धान की खेती होती है इसके बाद क्या होगा, फसल की कटाई हो जाएगी। लेकिन फसल की कटाई के बाद भी जो धान की फसल के अवशेष हैं वो खेत में ही बचे रहते हैं, जिसको हम लोग पराली कहते हैं। तो अब देखिए किसान के पास समस्या क्या है, किसान को तुरंत अपनी नई फसल को लगाना है, यानी कि ये धान की फसल को खेत से हटाना है और खेत को तैयार करना है अगले मौसम की फसल के लिए। यानी किसान के पास ज़्यादा समय नहीं है। अब इस पराली को हटाने के लिए अगर किसान कोई और टेक्निक यूज़ करेगा जिसमें पॉल्यूशन ना हो तो क्या है, समय ज़्यादा लग जाएगा। जब समय ज़्यादा लग जाएगा तो किसान अगली फसल को सही समय पे बो नहीं पाएगा और किसान का नुकसान हो जाएगा। तो इस पूरे जो समस्या है इससे बचने के लिए किसान क्या करता है, अपने खेत में ये जो पराली है उसमें आग लगा देता है, उसको जला देता है। अब इससे क्या है, पॉल्यूशन की समस्या आती है। तो सरकार ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला। देखिए सरकार ने सोचा कि अगर कोई ऐसी किस्म हो, धान का कोई ऐसा बीज हो जो जल्दी पककर तैयार हो जाए। मान लीजिए जनरली जितने समय लगता है उससे कम समय में अगर जो पौधा है वो तैयार हो जाए, यानी कि फसल अगर तैयार हो जाए तो किसान उसको पहले ही काट लेगा। अब जब किसान फसल को पहले ही काट लेगा तो किसान को कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा अपने खेत को तैयार करने के लिए, अगली फसल के लिए। तो अब जब किसान को अगली फसल तैयार करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा तो किसान और भी तरीके अपना सकता है, यानी कि पराली में आग लगाने की जगह वो अन्य जो तकनीकें हैं वो अपना सकता है इस पराली को नष्ट करने के लिए। तो इस विचार के साथ केंद्र सरकार ने क्या किया, नए तरह के बीजों को किसानों को प्रोवाइड किया। तो 2015 में एक्चुअली क्या हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने हमारी भारत सरकार से कहा था कि ये जो पराली की समस्या है इसको आप हल करिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जो अपना आदेश दिया था, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो धान है इसकी दूसरी तरह के वैरायटीज को प्रमोट किया, दूसरी तरह की किस्मों को प्रमोट किया जो कि कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं। अच्छा देखिए सरकार ने क्योंकि बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ इन फसलों को प्रमोट किया, चाहे PR 126 की किस्म हो या PR 121 हो, क्योंकि इसको सरकार ने तीव्रता के साथ प्रमोट किया तो उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। जो फसल जो कह लीजिए नई किस्में हैं ये लगभग अब डबल क्षेत्र में बोई जाने लगी हैं, यानी कि किसान बड़ी मात्रा में इन नई किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में टोटल का लगभग 67.7% जो हिस्सा है, यानी टोटल जो धान का क्षेत्र है उसमें से 67% लगभग हम लोग कह सकते हैं ऐसा हिस्सा है जिसमें ये नई वाली किस्मों को बोया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि बीजों से क्या फायदा हो सकता है, नई किस्म के बीजों से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अब आप देख रहे हैं कि एक नई वैरायटी सामने रखी गई जो जल्दी तैयार होती है। इससे क्या हुआ कि जो पराली को जलाने की समस्या है वो हल हो गई। और नीचे जब आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो नई किस्म है ये वाटर क्राइसिस से भी लड़ने में हेल्प कर रही है, यानी कि जो जल का संकट है उससे लड़ने में भी ये जो PR 126 वगैरह है वो हेल्प कर रही है। तो खैर हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि सरकार के जो एफर्ट हैं उसका काफ़ी फायदा हुआ है और अब बड़ी मात्रा में इस नई किस्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे देखिए क्या है कि ये हालांकि सरकार ने कदम तो उठाया पॉल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन किसान अभी भी जो पराली है उसको जला ही रहे हैं, यानी कि किस्म तो जो नई है वो इस्तेमाल होने लगी, नई वैरायटी का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन किसानों ने पराली को जलाना बंद नहीं किया। कारण क्या है, कुछ किसानों का ऐसा दावा है कि ये जो नई वैरायटी है ये तैयार तो जल्दी होती है, ये बात सही है, लेकिन इसमें जो फसल की मात्रा है यानी क्वांटिटी जो है वो कम होती है, यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है। तो अब जब किसान को देखिए कम फसल मिलेगी तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा। अब किसान क्या चाहेगा, इस नुकसान की भरपाई की जाए। तो ऐसे में किसान क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज आपकी धान की फसल पककर तैयार हो गई, अब ये क्योंकि नई वैरायटी है तो जल्दी पककर तैयार हो गई। इसके बाद किसान ने फटाफट क्या किया, फसल को काटा, पराली को जला दिया और खेत को खाली कर लिया और बजाय दूसरी फसल लगाने के इसने क्या किया, कुछ शॉर्ट टर्म वाली फसलें लगा दी, जैसे कि आलू है या मटर है।
इस तरह की फसल की खेती किसान खेत पर फटाफट कर लेते हैं, यानी कि उन्होंने खेत को फिर से जल्दी से खाली कर लिया पराली को जला के, और जो एक्स्ट्रा समय मिल गया उसमें उन्होंने क्या किया, खेत पर एक एक्स्ट्रा फसल उगा ली, जैसे आलू को उगा लिया या मटर को उगा लिया। तो ऐसे में क्या हुआ, किसान का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन जो पराली की समस्या है, पराली को जलाए जाने की, वो हल नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है, कुछ किसानों का कहना है कि प्रोडक्टिविटी कम रहती है इन नई वैरायटीज की। दूसरी एक बात यह भी आ रही है कि किसान अपनी इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए भी एक ही खेत पर कई सारी फसलों को उगा रहे हैं, यानी कि जो बीच का समय है उसमें किसान अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये आलू मटर वगैरह की खेती कर लेते हैं। कुल मिलाकर के जो पराली की समस्या है वो हल नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही देखिए अब एक और पॉइंट आ जाता है कि ये वाटर क्राइसिस से लड़ने में कैसे हेल्प करती है। अब मान लीजिए कि देखिए पुरानी जो वैरायटी है वो देर में पककर तैयार होगी, यानी फसल देर से तैयार होगी, तो किसान क्या चाहेगा, जल्दी से जल्दी फसल को बो दे। ऐसे में मान लीजिए देखिए भारत में जो वर्षा है वो मानसून से होती है, तो मान लीजिए अभी मानसून पूरी तरह से नहीं आ पाया है, पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। इसके बाद भी किसान क्या करेगा, अपनी फसल को बो देगा। क्यों बो देगा, क्योंकि फसल देर में तैयार होने वाली है, तो किसान जल्दी से जल्दी बोना चाहेगा। तो जब पहले बोया जाएगी फसल, तो फिर क्या होगा, सिंचाई की जो कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं जैसे ट्यूबवेल वगैरह, इसका इस्तेमाल होगा। अब जब ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल होगा तो यानी कि ज़्यादा जल का प्रयोग होगा। लेकिन अब मान लीजिए दूसरी जो वैरायटी है वो जल्दी पककर तैयार हो जाती है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है कि किसानों को एक डेट दे देती है कि इस डेट से पहले, जनरली ये 10 जून से 20 जून के बीच की डेट होती है, सरकार कह देती है कि इस डेट से पहले कोई भी किसान अपने खेत में बुआई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फसल आपकी जल्दी ही तैयार हो जाएगी, आपको इस बारे में परेशान नहीं होना है। तो आप तभी फसल की बुआई करिए जब मानसून पूरी तरह से आ जाए। जब मानसून पूरी तरह से आ जाता है तो ऐसे में जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन का पानी है, उसका इस्तेमाल किसान को नहीं करना पड़ता है। जो वर्षा का पानी है उसी से जो जमीन है उसकी सिंचाई हो जाती है और फिर वहां पर बुआई का काम हो जाता है। तो ये भी एक फायदा है जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का कि जो फसल है उसकी बुआई सही समय पे की जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर क्राइसिस है, जो जल संकट है, उससे लड़ने में भी हेल्प मिलती है। तो इस चीज को भी आप लिख के आ सकते हैं कि जो जल संकट है उससे नए तरह के जो बीज हैं वो किस तरह से लड़ने में सहायता कर सकते हैं। मान लीजिए जल संकट पे क्वेश्चन आए तो वहां पर भी आप बता सकते हैं कि पंजाब में जो नए तरह की वैरायटीज को प्रमोट किया गया है धान की, उससे भी जल संकट से लड़ने में सहायता मिल रही है। तो यानी आप हर जगह पे, चाहे जल संकट पे क्वेश्चन हो, चाहे बीजों पर क्वेश्चन हो, इस केस स्टडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए फाइनली हम लोग बात करेंगे जो ग्लासगो में COP 26 हुआ, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, यानी कि 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। अब देखिए इसके ऊपर सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरा यहाँ पर उद्देश्य है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता दूंगा जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, जिनको आपको डीपली पढ़ना है। पहली बात आ जाती है कि 5 वादे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने विश्व से किए, इसको पंचामृत नाम दिया गया। यहाँ पर ये 5 वादे लिखे हुए हैं। अच्छा देखिए ये सारा जो कंटेंट है इसका PDF आपको अवेलेबल रहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड PDF, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 वादे किए गए यहाँ पर जो दिए गए हैं। इसके साथ ही देखिए एक बात क्या है कि मान लीजिए भारत देश क्या कोशिश करता है, या विश्व का कोई भी देश कोशिश करता है CO2 के उत्सर्जन को कम करने की, तो इसके लिए जैसे हमको सोलर टेक्नोलॉजी है और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए ये जो सोलर टेक्नोलॉजी है इसको अगर हम डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। जबकि जो विकसित देश हैं, जो हमारे जैसे अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ के जो देश हैं उनके पास पहले से ही अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो लंबे समय से बात ये चलती आई है कि ये जो विकसित देश हैं
इनकी वजह से ही विश्व में ज़्यादातर प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसके पीछे कौन से देश जिम्मेदार हैं? यूरोप है, अमेरिका है, ये सारे देश जिम्मेदार हैं। तो इन देशों को फाइनेंस अवेलेबल कराना चाहिए, विकासशील देशों को, जैसे भारत है, अफ्रीका के देश है, इन सभी को फाइनेंस अवेलेबल कराना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराना चाहिए विकसित देशों के द्वारा। इस चीज को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया। तो ये पॉइंट जो क्लाइमेट फाइनेंस का पॉइंट है, इसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बात हुई एडाप्टेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडाप्टेशन क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम क्लाइमेट चेंज पे तो बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोका कैसे जाए, यानी कि मिटिगेशन पे हम बात करते हैं, लेकिन साथ में हमको ध्यान देना पड़ेगा अनुकूलन यानी एडाप्टेशन पे। अनुकूलन क्या होता है? मान लीजिए जलवायु तो परिवर्तित हो ही रही है, ऐसे में कहीं पे जल संकट आ रहा है, कहीं पर बाढ़ की समस्या आ रही है, कहीं पे जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है। तो इन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप लोगों के जीवन को, कृषि को कैसे ढाला जाए, यानी कैसे अनुकूलित किया जाए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप लोगों के जीवन को, इसी को कहते हैं एडाप्टेशन या अनुकूलन। तो इसके ऊपर विश्व को ध्यान देना चाहिए, ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही। ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है एडाप्टेशन के ऊपर, इसके ऊपर भी आप कंटेंट को लगातार पढ़ते रहिए, मैगजीन वगैरह में आता रहेगा। फिर अंतिम रूप से विश्व में एक बात हुई कि जो मीथेन गैस है, इसके उत्सर्जन को भी कम किया जाए, जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उससे लड़ने में सहायता मिल सके, जो खासकर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लड़ने के लिए मीथेन उत्सर्जन को कम किया जाए, इस चीज के ऊपर बातें हुई। तो देखिए सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन है उसमें लाइव स्टॉक है, यानी कि पशुपालन है, रैंचिंग है, यानी कि ये जो मांस वगैरह का व्यापार होता है, इस सभी की वजह से बहुत ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो इसमें नई टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही विकसित देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी वादे किए कि किस तरह से वो जो मीथेन उत्सर्जन है उसमें कमी लाने के लिए प्रयास करेंगी। भारत ने इस दिशा में अभी कोई वादा नहीं किया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन यही आएगा कि भारत कौन सी तरीके, वो कौन सी तकनीकें हैं जिनको अपनाकर भारत अपने मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकता है। तो फिर से देखिए वही बात आती है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसको आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भारत में जो मीथेन का उत्सर्जन होता है उसमें जो पशुधन है और जो धान की खेती है, ये टोटल के 8% मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। अब भारत ने अपने पशुधन, जो पशु से जुड़े हुए कृषक हैं, जो धान की खेती से जुड़े कृषक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से ही अभी कोई वादा नहीं किया है, क्योंकि इससे फिर हमारे जो कृषक हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम जो पशुधन की तकनीकें हैं, अपनी पशुपालन की तकनीकें हैं, अगर उसको उन्नत करें, धान की अर्थव्यवस्था को उन्नत करें, तो हम अपने मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। जैसे कि उतने ही मीथेन उत्सर्जन करते हुए, यानी जितना अभी मीथेन का उत्सर्जन होता है उतना ही उत्सर्जन करते हुए हम लोग धान की ज़्यादा फसल को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम लोग नई टेक्निक्स का यूज़ करें, जो नई टेक्नोलॉजी है। इसके साथ गाय हैं, भेड़ हैं, इनमें भी ऐसी मिथोजेनिक गतिविधियां की जा सकती हैं, यानी कुल मिलाकर के ये जो पशुपालन की एक्टिविटी है इसमें भी ऐसी मिथोजेनिक गतिविधियां की जा सकती हैं कि जो मीथेन का उत्सर्जन है वो कम हो। तो इस तरह के कुछ शोध, कुछ रिसर्च वगैरह किए भी गए हैं, कुछ जगहों पे इनको अपनाया गया है और इसके रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है जो आप अपने आंसर में यूज करके आएंगे, आप बताएंगे कि ICAR ने, जो ICAR है, इसने एक फीड सप्लीमेंट विकसित किया है और इस फीड सप्लीमेंट से क्या है, मीथेन उत्सर्जन में 17.20% तक की कटौती आती है। मोटा मोटा भी आप याद कर लीजिए कि 17% की कटौती आती है इस फीड सप्लीमेंट से, जो कि विकसित किया गया है ICAR के द्वारा। तो आपने एक समझिए उदाहरण दे दिया कि अगर क्वेश्चन आया भारत अपने मीथेन उत्सर्जन को कैसे कम कर सकता है, तो आपने एक उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण हो गया, या फिर कह लीजिए कि दूसरा एक सुझाव हो गया, सुझाव ज्यादा सही शब्द होगा। दूसरा आप सुझाव देंगे कि जो ग्रीन मीट है, जो कृत्रिम मांस है,
इन सभी की जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन सभी के ऊपर जो विश्व में काम हो रहा है, इसमें भी भारत को अपनी सक्रिय भागीदारी को निभाना चाहिए, यानी इन दिशा में भी भारत को प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए पहले से ही प्रौद्योगिकी उपलब्ध भी है। भारत में स्टार्टअप संस्कृति विकसित हो रही है, धीरे धीरे नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं। तो ये जो ग्रीन मीट है, कृत्रिम मांस है, इस सब से जुड़ा जो स्टार्टअप है उसको भारत सरकार को प्रमोट करना चाहिए, जिससे क्या है, ये जो ग्रीन मीट है, कृत्रिम मांस है, इससे जो मीथेन उत्सर्जन है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि हमको जो पशुपालन वगैरह है उसकी मात्रा को कम करने में सहायता मिलेगी, यानी उतना ज़्यादा हमको पशुपालन वगैरह नहीं करना पड़ेगा।